स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र और आज का ये वीडियो पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स विषय पर आधारित है। इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का अन्य स्कूली विषयों के साथ कोरिलेशन पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कोरिलेशन क्या होता है और इकोनॉमिक्स का अन्य स्कूली विषयों के साथ क्या कोरिलेशन है उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें सिविक्स है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स, हिस्ट्री, एग्रीकल्चरल साइंस आदि विषयों के बारे में हम इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का जो इससे पहले हम लोग कोरिलेशन पढ़ चुके हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके उन विषयों का इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेशन क्या है या फिर कोरिलेशन क्या होता है, पहले वीडियो में हमने उसको डिस्क्राइब किया है। आप वहां से लिंक से जाकर उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप कोरिलेशन नहीं समझेंगे तब तक आपको कोरिलेशन का अन्य विषयों के साथ जो सहसंबंध है, कोरिलेशन है, उसको आप आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो आज का ये वीडियो, इसमें हम लोग आज इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या सहसंबंध है और साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, इसका क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या कोरिलेशन है। जब आप मैथमेटिक्स और स्टैट की बात करते हैं तो एक चीज़ तो ये निश्चित हो जाती है कि इसमें आप किन्हीं आंकड़ों और उन आंकड़ों की गणना की बात कर रहे हैं। और गणना कहाँ से आपको करना सीखा है? आपने गणना कहाँ से सीखा है? मैथमेटिक्स से। तो आंकड़ों का कलेक्शन आप स्टैट के थ्रू करेंगे। स्टैट की जो विधियां हैं स्टैटिस्टिक्स की, उसके तहत आप आंकड़ों का कलेक्शन करेंगे और मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशंस हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव, उसके आधार पे आप उसका कैलकुलेशन करेंगे। और इन्हीं चीज़ों के द्वारा अर्थशास्त्र के नियमों और सिद्धांतों एवं उनकी प्रवृत्तियों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें मुख्य रोल किसका होता है? आंकड़ों का होता है। क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आप विभिन्न प्रकार के नियम, सिद्धांत, पॉलिसी आदि चीज़ें बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पॉलिसी बनानी है, तो पॉलिसी बनाने का जो काम है इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंतर्गत, वो आप विभिन्न प्रकार की जो सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे संबंधित आंकड़े आप इकट्ठा करेंगे और फिर उन आंकड़ों के आधार पर उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आप उसके लिए पॉलिसी डेवलप करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे। तो जब भी आप इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उसमें आंकड़े और कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो जब भी आप आंकड़ा और कैलकुलेशन की बात करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स और स्टैट की बात आ जाएगी। आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में फिर उसका कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन के आधार पे आप एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर और फिर उसके लिए एक प्लानिंग करेंगे और फिर पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। अब मान लीजिए कि जैसे कोई थियरी है, तमाम सारे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसे थियरीज़ हैं इकोनॉमिक्स में जो कि मैथमेटिक्स पर आधारित हैं, स्टैट पर आधारित हैं। जैसे आप माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है।
माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में कहा कि जनसंख्या जो है वो गुणित रूप में बढ़ती है। मतलब 2 अगर है तो 2 का 4 हो जाएगी, और 4 है तो 8 हो जाएगी, 8 है तो 16 हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि जनसंख्या हर 25 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। और इस हिसाब से अगर आप संसाधनों की, रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात करेंगे या उत्पादन की बात करेंगे, तो वो क्रमागत रूप से, मतलब 1 है, 2 है, 3 ऐसे ऐसे बढ़ेगा। तो इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। इन्होंने इस पर फोकस किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि माल्थस ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में मैथमेटिक्स और स्टैट के नियमों का प्रयोग करते हुए सिद्धांत बनाया। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स के साथ कोरिलेशन है, मैथमेटिक्स का स्टैट के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर इस कोरिलेशन को कोरिलेट करके अगर आप टीचिंग करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको बताएंगे, तो निश्चित रूप से उनका जो नॉलेज है वो कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करेगा। डिमांड और सप्लाई का नियम है। इकोनॉमिक्स में हम लोग डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, आप कैसे जानते हैं? आप मार्केट में किस पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी डिमांड है और सप्लाई कितनी है, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे? इसका कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स से या स्टेट के माध्यम से ही करेंगे, और फिर उसके आधार पर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि अगर इतनी डिमांड है तो इतनी सप्लाई अगर हो जाए तो ये साम्य की अवस्था होगी। तो इस प्रकार से अगर आप डिमांड और सप्लाई का जो थियरी है, नियम है, अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग है। बैंकिंग व्यवस्था में, अगर बैंकिंग व्यवस्था में देखा जाए कि किसी पर्टिकुलर सिटी में अगर किसी कमोडिटी को एक्सचेंज करने के लिए, उसको ख़रीदने के लिए, उसका विनिमय करने के लिए अगर मार्केट में इतने धन की ज़रूरत है तो उतने धन को वहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इसका आप कैसे करते हैं, इसकी गणना आप कैसे करेंगे? इसकी गणना के लिए आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप कितना लेन देन हो रहा है, कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, इसकी गणना आप कैसे करते हैं? इसकी गणना आप मैथमेटिक्स और स्टैट के आधार पर ही करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप मान लीजिए मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई को अगर आपको ग्राफ पे प्रदर्शित करना हो, या फिर आप व्यापार में आयात और निर्यात को अगर ईयरली अगर ग्राफ पे अगर दिखाना हो आपको, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको स्टैट का ही सहारा लेना पड़ेगा। ग्राफिक्स तो स्टैट का पोर्शन है, तो आप कहीं ना कहीं स्टैट को भी इकोनॉमिक्स में शामिल कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की स्टडी को और आसान बनाने के लिए, जिससे कि डिफरेंट एंगल से बच्चों को समझाया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए, हमारे मतलब हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है, जिसके द्वारा हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज़ का हमको फोरकास्टिंग करनी है, पूर्वानुमान लगाना है, तो हम फोरकास्टिंग के लिए हम उसमें स्टेट का प्रयोग करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, एसडी निकालेंगे, और फिर उसके आधार पर फोरकास्टिंग करेंगे कि भाई इस चीज़ के लिए हमें इतनी चीज़ें की, इस चीज़ की ज़रूरत, इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स का मैथमेटिक्स के साथ और स्टैट के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है, और एक टीचर को स्कूल में, विद्यालयों में इन सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ाया भी जाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स को कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें बता सकें और उनको लाभान्वित करा सकें। अगला है कोरिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के साथ अर्थशास्त्र का संबंध, कोरिलेशन कैसा है? आप सोच रहे होंगे कि साइकोलॉजी तो मन का विज्ञान है,
इसके अंतर्गत हम ह्यूमन बिहेवियर का ज्ञान का नॉलेज गेन करते हैं, पढ़ते हैं। तो फिर इकोनॉमिक्स के कैसे कोरिलेटेड है? एक्चुअली मनोविज्ञान मानव मन तथा आचरण का अध्ययन करता है। आप इसके अंतर्गत सुख, दुख, त्याग, संतोष आदि जो इमोशंस हैं इनकी विवेचना आप करते हैं। और इतना ही नहीं, इसका ह्यूमन के बिहेवियर पर, इन इमोशंस का ह्यूमन के बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आप इसका अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि साइकोलॉजी के अंतर्गत आप मानव के बिहेवियर का स्टडी आप करते हैं। लेकिन क्या मानव का बिहेवियर या ह्यूमन बिहेवियर से इकोनॉमिक्स प्रभावित होता है? तो इसके जवाब में आप हाँ कहेंगे, इसलिए कि इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी किसके द्वारा रन की जा रही है? ह्यूमन के द्वारा। और जब ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा कोई चीज़ रन की जा रही है तो उस पर ह्यूमन के बिहेवियर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ना 100% तय है। और इसके लिए आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके प्रभाव के आधार पर ही अर्थशास्त्र में एक विशेष क्षेत्र इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, एक पृथक एवं स्वतंत्र शाखा के रूप में डेवलप हुई। क्योंकि इकोनॉमिक्स का साइकोलॉजी के साथ घनिष्ठ संबंध है। ह्यूमन के बिहेवियर के हिसाब से आपकी मार्केट, आपकी इकोनॉमी, आपका लेन देन, आपकी अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु की या कमोडिटी को उपभोग करने की बात कर रहे हैं, तो जिस व्यक्ति की से संबंधित या व्यक्तियों से संबंधित वो कमोडिटी है, कोई ना कोई तो उस कमोडिटी को परचेज करेगा, कंज्यूम करेगा उसको। तो अगर उस वस्तु के, उस पार्टिकुलर कमोडिटी के फेवर में अगर उसका बिहेवियर है या वो कमोडिटी उसको लाभान्वित कर रही है, उससे उसको लाभ हो रहा है, तो निश्चित तौर पे वो उसकी परचेजिंग करेगा, उसका आयात करेगा, निर्यात करेगा, व्यापार करेगा, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन अगर उसका बिहेवियर या उसका एटीट्यूड अगर उसके प्रति अगर अच्छा नहीं है तो उन चीज़ों को नहीं लाइक करेगा। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स का कोरिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि जो सीमांत उपयोगिता का नियम है, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति किसी चीज़ का उपभोग करता जाता है तो निरंतर धीरे धीरे उस वस्तु को उपभोग करने की उसकी प्रवृत्ति घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो वस्तु आंतरिक रूप से उसको इतना धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रभावित करती जा रही है, अफेक्टेड करते जा रही है कि वो उस चीज़ को क्रमागत रूप से धीरे धीरे उसको उसकी यूटिलिटी या उपयोगिता को कम करता जाता है। क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम भी यही है कि आप किसी चीज़ को जब कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो चाहत है आप में वो घटती जाती है। अगर आपको लगातार 5 लीटर पानी पीने के लिए दे दिया जाए तो एक शुरू में तो आप पिएंगे, आपको प्यास खूब लगी है, तो आप तब तक पानी उसको पिएंगे जब तक आपकी प्यास ना बुझ जाए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आपको पानी दिया जाएगा वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी आपके लिए कम हो जाएगी और उसका उसका कंजम्पशन आप कम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको जो हमारी साइकोलॉजी है
वो हमारे कंजम्पशन को और अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स को प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए श्रमिकों की समस्याएं हैं, तो श्रमिकों की समस्याएं चाहे वो रोज़गार से संबंधित हों, चाहे उनके वेतन से संबंधित हो, सैलरी से, चाहे उनके अन्य किसी पक्ष से संबंधित हों, लेकिन जब आप उनको उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके, समझ के और उनकी समस्याओं को अगर दूर करेंगे, तभी वो अच्छा श्रम आपको देंगे। कहने का तात्पर्य है कि अगर उनको आप सेटिस्फाई करेंगे, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक अगर आप उनको प्रभावित करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए, उनका श्रम जो होगा वो उत्पादकता पूर्ण होगा, प्रोडक्टिव होगा। और अगर आप उनकी समस्याएं सुलझाने में असमर्थ हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उनका जो श्रम होगा वो नॉन प्रोडक्टिव होगा। तो सीधे सीधे आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो उनके मनोभाव हैं, जो उनकी संवेदनाएं हैं, उसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो लेवर है, वो निश्चित रूप से धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और अल्टीमेटली आपके प्रोडक्शन पर उसका इफ़ेक्ट आएगा या परफॉर्मेंस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम जब सामान्य सा उदाहरण अपने ही ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको किसी कार्य के लिए घर में कहा जाता है, या हम मान लीजिए नौकरी करने गए हैं, वहाँ पे हमको कहा जा रहा है काम करने के लिए, और हमारी कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे? अपना काम मन से नहीं करेंगे। और जब हमारे मनोभावों को पढ़कर, समझकर और उसको सॉल्व किया जाएगा, तो आप स्वयं इनिशियली आप मोटिवेटेड होंगे और उस काम को अच्छे से करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और निश्चित रूप से आप उस श्रम के माध्यम से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। तो ये कहा जाए कि इकोनॉमिक्स का साइकोलॉजी के साथ कैसे संबंध हो सकता है। तो ये जो चर्चाएं हमने की, इसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स का साइकोलॉजी के साथ संबंध है, कैसे इकोनॉमिक्स का धनात्मक कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन साइकोलॉजी के साथ है। साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को अफेक्ट करता है, इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इसी प्रकार से अन्य विषयों का भी जो अभी तक आपने पढ़ा उसका, और जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा उसके बारे में भी आप यही सोच सकते हैं कि अन्य विषयों का भी इसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। इकोनॉमिक्स ऐसी विषय है, इसमें उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि हमें छोटे स्तर, हमारे घर से लेके और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक की चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी सब्जेक्ट होंगे, जो भी स्कूली विषय होंगे, उन विषयों का इकोनॉमिक्स के साथ संबंध होना लाजमी है। और जब आप इन विषयों को इकोनॉमिक्स के साथ कोरिलेट करके उसकी स्टडी करेंगे, उसको बताएंगे बच्चों को, उसको समझाएंगे और समझाना भी चाहिए, तो जो सब्जेक्ट का एक दायरा है, जो एक बंधी हुई सीमा है, वो आगे उसका दायरा खुलेगा और हम
दूसरे चीज़ों के बारे में और चीज़ों के बारे में सोचने के लिए विवश हैं। और टीचर का काम क्या है? टीचर का काम है स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना, कि वो जितना मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, जितना मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ, अगर उसके आगे ना सोच पाए तो कम से कम उतना तो सोचे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ को रिलेट करके पढ़ाएं। अतः आप ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, स्टैट का इकोनॉमिक्स के साथ पॉजिटिव और हाई कोरिलेशन है। आज के लिए साथियों इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।